तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का टॉपिक है एक्वा रिजिया के बारे में। इसको हिंदी में अम्लराज कहा जाता है। एक्चुअल में ये एक लीगल लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं रीगल वाटर, या इसको किंग ऑफ वाटर भी कहा जाता है एक्वा रिजिया को। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉबल मेटल भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपको पता है कि गोल्ड और प्लेटिनम किसी भी एसिड या बेस के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वा रिजिया के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी इसके अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसीलिए इसको अम्लों का राजा भी कहा गया है या किंग ऑफ वाटर भी कहा गया है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में +8 जोड़ दीजिए, मतलब 108 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक्वा रिजिया का बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जब हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम लेंगे और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 वॉल्यूम लेंगे, तो उसके मिलने से, उसके मिक्सचर से आपका मिलेगा एक्वा रिजिया। ठीक है, 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 100 ml आपने नाइट्रिक एसिड लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, और आपने 300 ml आपने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो इसका जो मिक्सचर होगा वो आपका बनाएगा एक्वा रिजिया। जो एक्वा रिजिया होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और अगर हम इसको कुछ देर के लिए इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो ये आपका ऑरेंज कलर का या रेडिश कलर का देखने में लगता है। ठीक है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन के वजह से ऐसा अपीयर होता है कि वो रेडिश कलर का है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जब एक्वा रिजिया होगा तो उसका कलर चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो कलरलेस ही होता है जब उसको शुरुआत में प्रिपेयर किया जाता है। अब दरअसल इसका जो कलर आता है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री क्लोरीन गैस भी होती है। जब हम एक्वा रिजिया बनाते हैं तो ये एक्वा रिजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके वजह से होता है, वो क्लोरीन के वजह से होता है, क्योंकि एक्वा रिजिया क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। और क्लोरीन का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो थोड़ा सा उसका कलर लिए हुए वो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देखने में अपीयर लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्लोरीन थोड़ी थोड़ी लिबरेट होती रहती है। जितने भी मेटल हैं, ज़्यादातर आपके नोबल मेटल्स को अगर हम फोकस करें तो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब एक्वा रिजिया के सॉल्यूशन में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम, मज़े की बात ये है कि हाइड्रोक्लोरिक के अंदर, अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होगा, अकेला नाइट्रिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का जब हम मिक्सचर ले लें, 1 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम मिक्सचर ले लें, तो उसके अंदर आपका प्लेटिनम और गोल्ड जैसी मेटल, नोबल मेटल, जिनको हम अकेला मेटल कह रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो जब हम नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो उस समय नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl का मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। साथ में देख रहे हैं क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है, और इसी क्लोरीन के वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है एक्वा रिजिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं। लिखा है गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वा रिजिया एंड फॉर्म टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई थी, ठीक है, और हीट किया था, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मली ऐसा होता ही है जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। अब जब गोल्ड डाला तो गोल्ड ने क्या किया, जो ये क्लोरीन गैस एक्वा रिजिया में निकली थी, वो गोल्ड ने इस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके AuCl3 गोल्ड का ट्राईक्लोराइड बना लिया। ठीक है, अब ये जो गोल्ड का ट्राईक्लोराइड है, आप देख रहे हैं, ये वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके देखिए AuCl3 है, एक क्लोरीन ले लेगा, AuCl4 बन जाएगा और एक हाइड्रोजन बचेगा, तो HAuCl4 मतलब कि टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। बाकी रिएक्शन मैंने बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, और ओवरऑल देख रहे हैं आप यहाँ से
3 क्लोरीन से 3 क्लोरीन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी बन जाएगी गोल्ड AU प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस AuCl3। ठीक है, सेम एज ये प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट करता है एक्वा रेजिया और हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देखिए ये रिएक्शन तो हमने बताया ही था कि नाइट्रिक एसिड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोसिल क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस तो निकलती है, और प्लेटिनम क्या करता है, इसी क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे और प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रिएक्शन में देखेंगे तो 2 क्लोरीन से यहाँ पे 2 क्लोरीन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन को मैंने यहाँ पे जोड़ करके लिख दिया है। तो ये जो PtCl4 यहाँ पे बना है ये वापस क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्योंकि HCl और HNO3 का मिक्सचर था, तो ये PtCl4 2 क्लोरीन के साथ मिल करके PtCl6 बनाता है। ठीक है, PtCl6 साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ बाइंड कर लेता है तो HPtCl6 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो प्लेटिनम और गोल्ड इसी तरीके से ये डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड या टेट्रा ऑरिक एसिड का फॉर्मेशन करा लेते हैं। ठीक है, टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड का फॉर्मेशन करा लेते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, अभी मैंने बताया कि एक्वा रेजिया को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो नोबल मेटल्स हैं जैसे आपका गोल्ड हो गया और आपका सिल्वर हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, इसकी जो सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए भी अदर मेटल की इम्प्योरिटीज़, उसके ऊपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटी, सल्फाइड की इम्प्योरिटी आ जाती है मेटल्स के ऊपर। जैसे आप चांदी को देखिए तो चांदी कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है क्योंकि उसके ऊपर सल्फाइड की लेयर आने लगती है। तो उसको अगर आपको रिमूव करना है तो नॉर्मली घर पे हम लोग कोलगेट का यूज़ करते हैं, कोलगेट से उसको साफ़ कर ले जाते हैं और चांदी उससे बहुत आसानी से चमक जाती है। सेम एज़ एक्वा रेजिया का यूज़ किया जाता है मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेटल है उसका अमाउंट भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इन मेकिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड और गन पाउडर, इन सब एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए भी हम एक्वा रेजिया का यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मोस्टली होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये एक्सप्लोजिव होते हैं। या आपके जो बेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और जो एरोमेटिक कंपाउंड पे जो नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं जैसे आपका TNT हो गया, ट्राई नाइट्रो टॉल्वेन, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, तो जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं ये भी आपके बहुत ही एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड बहुत ही एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ तक कि मेटल नाइट्रेट का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं, आपका एक्वा रेजिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका दूसरा नाम आप जानते हैं, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस, इसका दूसरा नाम हो गया लाफिंग गैस। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट लेंगे और ये अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होगा और इसको हम बस क्या करेंगे, हीट करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हीट करेंगे। तो ये आप देखिए इसमें से मैक्सिमम वाटर कितने निकल सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट से, तो 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है तो इसमें से 2 वाटर मैक्सिमम निकाले जा सकते हैं। तो मैंने 2 वाटर मैक्सिमम निकाल लिए और बचा आपका 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन मिलकर के N2O का फॉर्मेशन हो गया। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड देता है और साथ में आपका वाटर बनाता है। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये आपकी कलरलेस गैस होती है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड आपकी एनेस्थेटिक की तरह यूज़ की जाती है, टॉक्सिक गैस होती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम अपनी बॉडी में इसको ले लें तो ये बहुत ही टॉक्सिक होती है और इसको सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर में भी इसको यूज़ करते हैं मरीज को बेहोश करने के लिए, लोकल एनेस्थीसिया के रूप में। अब इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर हम सोडियम नाइट्रेट लें और उस सोडियम नाइट्रेट की अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है, सोडियम अपना सल्फेट बना रहा है और अमोनियम अपना नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये वापस ऊपर बताया जैसे डिकम्पोज होता है हीट करने पे, तो ये आपका लाफिंग गैस N2O देता है और साथ में वाटर देता है।
लाफिंग गैस का दूसरा नाम अभी हमने बताया नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर का यहाँ फॉर्मेशन होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे भी बताया कि ये एक कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल होती है ये थोड़ी सी मीठी स्मेल होती है इसकी। ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, थोड़ी बहुत वाटर में सॉल्युबल होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है, स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि ये जो गैस अभी बताया मैंने, ये एक टॉक्सिक होती है अगर इसको हम बहुत देर तक बॉडी के अंदर ले लें, और इसको हम लाफिंग गैस के फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थीसिया मैंने भी बताया, इसको बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम इस N2O को, मान लीजिए इस गैस को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट कर दें, ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। साथ में आप देख रहे हैं एनर्जी लिबरेट हो रही है, डेल्टा H इज इक्वल टू -163.2 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है नाइट्रस ऑक्साइड को तोड़ने वाली, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ N2O। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ N2O विथ सोडा एमाइड। तो सोडा एमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो देखिए N2O की सोडा एमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो सोडा एजाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, NaN3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो सोडा एजाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैलेंस करने के लिए 2 का यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 NH2 और 1 नाइट्रोजन यहाँ से लेगा, तो ये 3 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन N2 के और 1 नाइट्रोजन NH2 वाला ये बाइंड करके N3 बनाएगा, ठीक है। इसके मैकेनिज्म पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप रिएक्शन को देखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी भी तो आप मांग सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म मैं बता दूंगा कि ये कैसे बना होगा। तो यहाँ पे सोडा एजाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसी तरीके से, और ये जो आपका सोडियम है ये क्या कर रहा है, इस N2O के एक ऑक्सीजन और NH2 का हाइड्रोजन के साथ यूज़ करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो आपका N2O है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये लीनियर होता है, और लीनियर बोल दिया तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और साथ में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिखा है, तो अनसिमेट्रिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस सेंट्रल नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड देखिए नाइट्रोजन आ रहा है और इसके राइट हैंड साइड ऑक्सीजन आ रहा है, तो दोनों एटम सेम ना होने की वजह से इसको हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कह रहे हैं। और इसका डायपोल मोमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना पोलर होता है। तो 0.116 डिबाई, ये ओ नहीं लिखा है, ये डी लिखा है, डी का मतलब डिबाई, डिबाई जो है ये यूनिट है डायपोल मोमेंट की, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड का मैंने यहाँ पे लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। तो लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज आया है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा और इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको, ये भी आपकी कलरलेस गैस होती है, और इसकी एक ख़ास बात और है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जब गैस के फॉर्म में होती है तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनता है वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स रखती है, इसीलिए इसको पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में डाला गया है। और इसको कैसे बनाया जा सकता है, हम इसको बना सकते हैं हम क्या करेंगे, अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ 827 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें हम प्लेटिनम को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेंगे और थोड़ा प्रेशर हाई करेंगे 6 atm पर। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी, साथ में यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो मैंने बताया अभी जैसे कि ये कलरलेस गैस है और ये जो होती है ये एयर से भारी होती है, और अगर हम लिटमस पेपर लगा के देखें तो लिटमस पेपर में कोई कन्वर्जन नहीं करेगी, मतलब कि ब्लू को ना तो रेड में कन्वर्ट करेगी ना तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगी। तो इसका मतलब ये एक न्यूट्रल गैस होती है, ठीक है। इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम -151 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट कर पाएँ
तो इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि माइनस का 151 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया कि एक पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये एक ब्राउन कलर की गैस देती है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही पंजेंट स्मेल की होती है, टॉक्सिक गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इरिटेटिंग। अगर ये आँख में इसकी गैस लगेगी तो बहुत ही इरिटेशन सी फील होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। लिखा है अगर हम मान लीजिए इसकी फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो जब हम फेरस सल्फेट को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर वो FeH2O का होल 6SO4 बना लेता है। इसका अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट कहते हैं इसको। जब हम इसमें आपका आपका NO गैस पास कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड पास कराते हैं, तो नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका यूज़ करते हैं नाइट्रेट आयन का टेस्ट करने के लिए। तो अगर कहीं पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन में उसको पास कराएंगे, और पास करा करके जैसे मान लीजिए कोई साल्ट है जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो हम फेरस सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में उस नाइट्रेट साल्ट को डालेंगे और देखेंगे क्या उसमें कोई ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका आता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन फर्स्ट सल्फेट। आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो आयरन होता है वो या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इस केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जो कि देखने में लग रहा है एबनॉर्मल है, लेकिन हाँ एक्चुअल में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में आता है कि आपको ये एक कॉम्प्लेक्स दे देता है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पूछता है कि जो सेंट्रल मेटल है आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 आती हैं, चौंकने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि आयरन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ वो बात अलग है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है कंपाउंड, लेकिन लो टेम्परेचर में ये स्टेबल होगा। आपका जो पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन फर्स्ट सल्फेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मैंने बताया गैसेज स्टेट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक गैस है। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को कम इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसीलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो नाइट्रोजन के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने शो करने की कोशिश की है, देखिए इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे 4 थे बचे, तो वो लोन पेयर के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए कैसे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसी को आपको समझना है, इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो एक इसका पास इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दे। तो अगर ये नाइट्रोजन को देता है तो नाइट्रोजन के पास देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें माइक्रो लेवल में और आपसे पूछें कि इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रहना ज़्यादा पसंद करेगा, तो देखिए इसका आंसर होगा जो नीचे वाला है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना ज़्यादा पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। सो
दिस इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू बिलो वन, ठीक है। तो नीचे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू ऊपर वाले का, ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट नाइट्रिक ऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू डायमराइजेशन फॉर्मिंग N2O2। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये डायमेरिक फॉर्म में रहती है और ये डायमराइज करके N2O2 का फॉर्मेशन करती है। तो मैंने यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है N2O2 का, जिसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है, 114 पिकोमीटर है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है दो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 240 पिकोमीटर लिखी हुई है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। आपको बॉन्ड लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड का और एक्वा रेजिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।